चलिए भाई शुरू करते हैं अगला टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे आयंस के टेस्ट, और उस आयन में सबसे पहला आयन जो पढ़ रहे हैं अपन वो पढ़ रहे हैं कार्बोनेट आयन। क्या पढ़ेंगे? कार्बोनेट आयन। क्लियर? अब देखो इधर, सबसे पहले कोई भी आयन आपको पढ़ना हो तो उसके पहले सबसे पहले उसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाएगी। लाइक अगर आपको कार्बोनेट पढ़ना है तो आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपको कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी याद हो। अब कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी याद हो, इसके लिए आपको क्या करना है? ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए और अमोनियम कार्बोनेट। एक्सेप्ट फर्स्ट ए और अमोनियम कार्बोनेट। तो आपसे बोला कि ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए और अमोनियम कार्बोनेट, और फर्स्ट ए के अंदर भी Li2CO3 जो होगा वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। क्या होगा जल्दी बताओ? Li2CO3 क्या होगा? स्पेरिंगली सॉल्युबल, यानी पार्शियल सॉल्युबल, यानी कि थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल थोड़ा थोड़ा इनसॉल्युबल। पार्शियल सॉल्युबल का मतलब यही होता है, ठीक है। अब कोई भी आयन आपको अगर पढ़ना है तो कोई भी आयन पढ़ने के लिए सबसे पहले सॉल्युबिलिटी याद कर ली। स्टैंडर्ड बता रहा हूं कैसे आपको कार्बोनेट्स या कोई कैसे आपको सॉल्ट एनालिसिस को पढ़ना है, याद करना है, क्योंकि ये भी डाउट आएगा आपको कि सर इसको करें कैसे, स्टेप्स क्या है। तो एक स्टेप तो समझ में आ गई कि जब भी कोई आयन पढ़ रहे हैं हम उसका सॉल्युबिलिटी याद कर लिया। दूसरा, कोई भी आयन को हम जब पढ़ेंगे तो उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला होगा टेस्ट विद एसिड, दूसरा होगा टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, तीसरा होगा टेस्ट रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड, चौथा होगा स्पेसिफिक टेस्ट जो उसका खुद का स्पेसिफिक होता है, ठीक है। दोबारा समझेंगे, पहला टेस्ट विद एसिड, दूसरा टेस्ट बेस्ड ऑन प्रेसिपिटेशन, तीसरा रेडॉक्स रिएक्शन, चौथा स्पेसिफिक टेस्ट। क्लियर सबको यहां तक? तो इस तरह से 4 तरह के टाइप्स हम पढ़ेंगे, तो हर एक आयन का आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगा कि यार ये इसका टेस्ट विद एसिड था, ये पीपीटी रिएक्शंस थी, ये रेडॉक्स थी और ये स्पेसिफिक थी। क्लियर सबको माइंड में? दूसरी बात, जब हम टेस्ट विद एसिड की बात करते हैं तो आपको याद आना चाहिए कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपको सारे टेस्ट विद एसिड पढ़ा दिए थे, 15 एसिड, यानी एक रिएक्शन तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, खत्म। याद करो, कार्बोनेट कौन सी गैस? CO2, ऑब्जर्वेशन ब्रिस्क इफरवेसेंस, बाइकार्बोनेट CO2, ऑब्जर्वेशन ब्रिस्क इफरवेसेंस। तो वो आपको पहले से ही पता है, हाँ या ना? क्लियर सबको यहां तक? अरे बोलो क्लियर है? तो अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो सबसे पहले हम जब आयन पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे टेस्ट विद एसिड। जब आप इसके अंदर एसिड डालेंगे तो आप सबको पता है कि CO2 गैस निकलेगी, CO2 विद ब्रिस्क इफरवेसेंस, CO2 गैस निकलेगी विद ब्रिस्क इफरवेसेंस, तो ये CO2 गैस निकलेगी विद ब्रिस्क इफरवेसेंस, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जैसे ये टेस्ट ट्यूब लिया मैंने, मान लो ये डस्टर है, इसको टेस्ट ट्यूब मान लो। अब मैंने इसके अंदर जो है वो आपका एसिड डाला, एसिड डालते इसमें से निकली CO2 जो निकली इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट का मतलब होता है आइडिया देने वाला टेस्ट, इट मे बी CO2, बट उसके बाद इसका किया जाता है कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट एक विजिबल टेस्ट होता है, आंखों से दिखने वाला, जिससे आप एग्जामिनर को दिखा के कन्विंस कर सकते हैं कि यस ये ही CO2 है, क्योंकि वो कैसे मान ले कि आपको ब्रिस्क इफरवेसेंस दिखाई दी थी। तो जो CO2 बाहर निकलती है फिर इस CO2 को लाइम वाटर में से पास करते हैं, ये कहलाता है लाइम वाटर। लाइम वाटर से पास करने पर यहां पर बनता है CaCO3, और ये CaCO3 जो बनता है इसकी व्हाइट टर्बिडिटी बनती है। क्या बनती है? व्हाइट टर्बिडिटी, और इसी व्हाइट टर्बिडिटी को बोलते हैं मिल्की सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? मिल्की सॉल्यूशन। अगला आया CO2, CO2 के अंदर आएगा आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, और बेरियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब पास करेंगे इसको तो ये बनेगा आपका BaCO3। BaCO3 जो होगा वो भी क्या होगा? व्हाइट
टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी को फिर से वही मिल्की सॉल्यूशन, क्या कहते हैं बताओ इसको, मिल्की सॉल्यूशन। तो अगर आपने जो गैस पास करी उससे लाइम वाटर मिल्की हो गया, मिल्की कलर आ जाता है, व्हाइट कलर आ जाता है, तो इसका क्लियर मीनिंग क्या निकला कि अंदर CO2 गैस ही पास हुई थी, कंफर्म हो गया कि ये CO2 ही है। अब अगर आपने इसको इफ एक्सिस ऑफ CO2, एक्सिस ऑफ CO2 अगर आपने पास कर दियो, मतलब समझ रहे हो आप, आपने CO2 ज्यादा भेज दी, तो क्या होगा कि ये एक्सिस ऑफ CO2 जब होगी तो ये आपका BaCO3 से रिएक्ट करके, एक्सिस ऑफ CO2 जब आपने भेजी तो ये BaCO3 से रिएक्ट करके आपके बेरियम बाइकार्बोनेट बना देगी। ये पानी कहां से बताओ, टेस्ट जब करते हैं ना अपन, तो टेस्ट करते समय ऐसे करते हैं कि ये जो सॉल्ट है, ये टेस्ट ट्यूब खाली थी, इसमें ये सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा पानी डाल के डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना लेते हैं, टेस्ट सॉल्यूशन, फिर एसिड डालते हैं, तो पानी अंदर रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने BaCO3 बना लिया, ये बाइकार्बोनेट बना, ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये अगर CaCO3 में डाला तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी क्या होगा बताओ, सॉल्युबल। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी सॉल्युबल बना, क्या बोला जल्दी बताओ अपन ने, कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी सॉल्युबल बनेगा। और अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी सॉल्युबल, बेरियम बाइकार्बोनेट सॉल्युबल, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि जब आपने एक्सिस में CO2 पास किया, तो एक्सिस में CO2 पास करने पर आपकी जो व्हाइट टर्बिडिटी है वो डिसअपीयर हो गई। एक्सिस में CO2 पास करने पर जो आपकी व्हाइट टर्बिडिटी है वो डिसअपीयर हो गई। एक्सिस ऑफ CO2 में पास करने पर जो आपकी व्हाइट टर्बिडिटी है वो डिसअपीयर हो गई ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए बाइकार्बोनेट की भी सॉल्युबिलिटी। तो बाइकार्बोनेट में क्या आएगा, ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होगा वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब है पार्शियल सॉल्युबल। पार्शियल सॉल्युबल का मतलब समझते हैं आप, पार्शियल सॉल्युबल का मतलब होता है थोड़ा सा सॉल्युबल थोड़ा सा इनसॉल्युबल, ठीक है। तो जितने भी बाइकार्बोनेट है वो सारे सॉल्युबल होंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, बोलो किसको छोड़ के, किसको छोड़ के, सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़ के। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए पहला टेस्ट विद एसिड। दोबारा से समझेंगे, जैसे टेस्ट ट्यूब आपने ली, कैसे करते हैं टेस्ट समझना। सॉल्ट आपको जो दिया जाएगा वो टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, फिर इसमें पानी डाल दिया, फिर डिसोल्व किया। ध्यान से सुनना, एक लाइन बोलूंगा, जितने भी एनायंस थे, ऑल द एनायंस डिटेक्टेड बाय सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन एक्सेप्ट कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। इसलिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का टेस्ट करने के लिए तो आप डायरेक्ट पानी डाल के कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा अगर कोई आइडेंटिफाई करने के लिए कहेगा तो फिर सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो यहां सोडा एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन नहीं बनाया अपन ने। क्लियर हो गया यहां तक। इसके बाद ये एसिड डाला। अब जब आपने एसिड डाला तो आपको डाउट क्या आएगा कि ये जो CO2 निकलेगी इसको इसमें लाइम वाटर से पास कैसे करोगे, पकड़ के ले जाओगे, टेस्ट ट्यूब उल्टी करोगे, क्या करोगे, ऐसे ऊटपटांग डाउट आएंगे। क्योंकि गैस बनेगी तो वो तो उड़ जाएगी, उड़ जाएगी तो पास कैसे करोगे। तो उसका एक तरीका होता है, ऐसे एपरेटस होता है एक, ये लैब में ऐसा मिलेगा आपको वहां पे पड़ा हुआ। तो आप इसको उठाते हो, इसमें से ये कॉर्क है, इसको हटाते हो, कॉर्क हटाने के बाद इसमें सॉल्ट डालते हो, सॉल्ट डाल के पानी डाल के डिसॉल्व कर लेते हो, फिर एसिड डालते हो और कॉर्क को बंद कर देते हो। तो जब आपने कॉर्क को बंद किया और अंदर सपोज कौन था, कार्बोनेट, आपने अंदर क्या डाला था, डाइल्यूट HCl, तो इससे क्या बनी होगी, CO2। कॉर्क आपने लगा दिया, अब ये CO2 जाएगी कहां, जाएगी यहां इसके अंदर, क्योंकि और कोई जगह नहीं है अब जाने की। ये क्या भरा हुआ अंदर, लाइम वाटर और लाइम वाटर और बेराइटा वाटर। क्या भरा हुआ है इसमें,
लाइम वाटर और बेराइटा वाटर। इसको बेराइटा वाटर कहते हैं, इसको लाइम वाटर कहते हैं, और बेरियम वाले को बेराइटा वाटर कहते हैं। तो ये भरा हुआ है। अब आप इसमें से देखो, आप ये CO2 अंदर जाएगी तो ये CO2 ऐसे पास करते हैं लाइम वाटर से, तो ये CO2 जब लाइम वाटर से पास की जाएगी तब आपके बनेगा CaCO3, और जब इसको पास करेंगे तो आपके बनेगा BaCO3। क्लियर सबको? तो CaCO3 और BaCO3 जो बना वो आपकी व्हाइट टर्बिडिटी यानी कि मिल्की सॉल्यूशन बन गया ये। और ये जो मिल्की सॉल्यूशन बना, अब इस मिल्की सॉल्यूशन में अगर एक्सिस में, अब एक्सिस में पास करो इस लाइन की जगह प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब हो गया लंबे समय तक अगर CO2 पास की जाए, लंबे समय का मतलब हो गया बहुत ज्यादा CO2 जाएगी। तो स्टेटमेंट को एक्सेस ऑफ CO2 की जगह वो क्या बोल सकता है? प्रोलॉन्ग्ड पास करने पर CO2 क्या होगा? तो भी डिसअपियर हो जाएगा ये। प्रोलॉन्ग्ड पास करने पर भी क्या हो जाएगा? डिसअपियर। क्या हो जाएगा? डिसअपियर। ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक, अच्छा, जब भी कभी, अब आज के बाद आपको दिमाग में रखना है कि CO2 प्लस वाटर कभी भी आए तो CO2 प्लस वाटर को हम एक नाम और देते हैं, सोडा वाटर। क्या देते हैं? सोडा वाटर। तो अगर एक सवाल पूछे कि क्या ये बाइकार्बोनेट सोडा वाटर में सॉल्युबल है क्या, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए खट से, सोडा वाटर यानी CO2 प्लस वाटर। CO2 प्लस वाटर यानी कि बेरियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, और बेरियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट तो सॉल्युबल होते हैं मेरे भाई, सॉल्युबल। तो यानी कि ये कार्बोनेट, यानी कि यह कार्बोनेट, दोबारा बोलो, यह कार्बोनेट, यह कार्बोनेट सॉल्युबल हो जाएगा किसमें? यह कार्बोनेट सॉल्युबल हो जाएगा किसमें? सोडा वाटर में। किसमें? सोडा वाटर में। क्लियर? अब ये टेस्ट विद एसिड के बाद आएगा टेस्ट बेस्ड ऑन PPT। टेस्ट बेस्ड ऑन PPT, उसमें पहला आएगा टेस्ट विद BaCl2 और CaCl2। क्या आएगा जल्दी बताओ? टेस्ट विद BaCl2 और CaCl2। तो टेस्ट विद BaCl2 CaCl2 जब आएगा तो देखो इधर ये कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट में आपने डाला BaCl2। अब ध्यान से सुनना, ये कार्बोनेट कैसे है यहां पर अंदर टेस्ट ट्यूब में समझना। ये आपका टेस्ट ट्यूब था, ये सॉल्ट लिया, सॉल्ट डालने के बाद इसमें पानी डाल दिया, अब इसके अंदर आपने पानी डालने के बाद BaCl2 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर BaCl2 ऐड कर दिया तो ये इससे रिएक्ट करके बनाएगा BaCO3, और अब ये भी बताया था BaCO3 व्हाइट PPT या व्हाइट टर्बिडिटी, दोनों में से कुछ भी लिखो, एक ही बात रहेगी, कोई ज्यादा परेशान मत होना, है ना। यहां पर आपका क्या आएगा? 2Cl-। ठीक है, अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है CaCl2 भी डालेंगे तो वही आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्लियर? अब ये जो व्हाइट PPT आया वो क्यों आया सुनना जरा। देखो ये कार्बोनेट था, ये तो सॉल्युबल था पहले से ही, क्योंकि सॉल्ट सॉल्युबल लेंगे तभी टेस्ट आएगा। जो रिएजेंट आप यूज कर रहे हो, पहला PPT रिएक्शन का कॉन्सेप्ट याद रखना, जो रिएजेंट ले रहे हो वो सॉल्युबल होना चाहिए। BaCl2 सॉल्युबल है कि नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag, Pb, Hg2+2, Cu2+2। ये चार इनसॉल्युबल थे, ये चार इनसॉल्युबल थे। तो ये आपके इससे रिएक्ट किया तो ये बना BaCO3, लेकिन अब बना जो है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए। तो चेक करो इनसॉल्युबल है क्या? हाँ, क्योंकि अभी भी बताया था कार्बोनेट आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ए एंड अमोनियम कार्बोनेट, ये इनसॉल्युबल है। ये तो सॉल्युबल है ही, सही सॉल्ट आयन है तो
ये भी सॉल्युबल, ये भी सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। तो ये ऐसा नहीं लग रहा केस 1 पढ़ा था अपन ने जो पीपीटी वाला, याद है पीपीटी रिएक्शन पढ़ाई थी। तो अगर जिस बच्चे ने अभी भी पीपीटी रिएक्शन नहीं पढ़ी तो नोट कर ले, पहले पीपीटी रिएक्शन पढ़ना अच्छे से, फिर ये वाली इस टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी पढ़ना। दोनों जैसे ही पढ़ोगे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा माइंड में सब। क्लियर? तो देखो ये आपका आयन था, इसमें BaCl2 डाला, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि जो रिएजेंट यूज करोगे वो सॉल्युबल होना चाहिए और जो प्रोडक्ट बने वो इनसॉल्युबल। जो रिएजेंट यूज कर रहे हो वो सॉल्युबल, जो प्रोडक्ट बने वो इनसॉल्युबल। अब इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये जो पीपीटी है वो सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, चेक करते हैं जरा है कि नहीं है। अब आपको कह रहा है कि यार ये जो प्रेसिपिटेट है ये डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल है कि नहीं है, बताओ। क्या बोल रहा है वो कि ये जो प्रेसिपिटेट है ये डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल है कि नहीं है। तो इसका कॉन्सेप्ट देखो, ये HCl इसको तोड़ देगा, आया ना, ये HCl इसको तोड़ देगा और जब इसको तोड़ेगा तो ये बेरियम रिएक्ट करके इससे BaCl2 बना लेगा। BaCl2 सॉल्युबल होता है, इसका मतलब ये एसिड इस पीपीटी को सॉल्युबल कर लेगा, ये एसिड इस प्रेसिपिटेट को सॉल्युबल कर लेगा। क्लियर? दोबारा समझेंगे आराम से। ये केस अपन ने पढ़ा था लास्ट वाला, 4th केस, जहां पर BaCO3 लिखा हुआ था और BaCO3 के लिए था कि ये पीपीटी है और इस पीपीटी में अगर आपने एसिड डाल दिया और एसिड स्ट्रॉन्गर है किसके, सॉल्ट के एसिड से। वहां पर एक कॉन्सेप्ट लिखा था कि अगर जो आप एसिड यूज कर रहे हो वो स्ट्रॉन्गर है किससे, सॉल्ट के एसिड से, तो वो सॉल्ट को तोड़ देता है। जैसे BaCO3 एक सॉल्ट है, इसका एसिड कौन सा होगा, H2CO3। तो ये जो HCl है ये H2CO3 से क्या है, स्ट्रॉन्गर है, तो ये HCl उस H2CO3 को तोड़ देगा, BaCO3 को। जब तोड़ देगा तो तोड़ने के बाद बेरियम रिएक्ट करेगा Cl से और Cl BaCl2 बना देगा। तो BaCl2 क्या होना चाहिए, सॉल्युबल। तो किसी भी पीपीटी को सॉल्युबल करने का कॉन्सेप्ट एक था कि यूज्ड एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द एसिड ऑफ सॉल्ट एंड फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज सॉल्युबल। तो यहां HCl स्ट्रॉन्गर इसके एसिड से, तो इसे तोड़ेगा, रिएक्ट करके ये BaCl2 बनाएगा और BaCl2 सॉल्युबल है, इसका मतलब ये पीपीटी HCl में सॉल्युबल कहलाएगा। दूसरा HNO3 सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3, ठीक है। उसके बाद सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, क्या आएगा ये, सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड में भी सॉल्युबल है। एसिटिक एसिड में क्यों सॉल्युबल है, याद करो, मैंने जब पीपीटी रिएक्शन पढ़ा रहा था चौथा केस, तो उसमें लिखवाया था कि H2CO3 का Ka होता है 4.3 इंटू 10⁻⁻7 और हमारे पास जो एसिटिक एसिड था उसका Ka था 1.76 इंटू 10⁻⁵। एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर था तो वो इसको तोड़ देगा, तोड़ के जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा बेरियम एसीटेट। और बेरियम एसीटेट के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि बेरियम एसीटेट के लिए सॉल्युबल है क्योंकि एसीटेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag, Hg2+2 Cu2+2, ठीक है। लेड वाला सॉल्युबल था इसमें, ये सॉल्युबल हो गया। एंड चौथा आपको अगर बताऊं तो अभी बताया मैंने सोडा वाटर। सोडा वाटर अभी बताया था CO2+ वाटर, तो CO2+ वाटर में भी सॉल्युबल है मेरे भाई। क्या बोला, CO2+ वाटर, तो CO2+ वाटर में भी सॉल्युबल है। क्यों, क्योंकि बाइकार्बोनेट बना लेगा, बाइकार्बोनेट बन गया तो भी सॉल्युबल हो जाएगा। अब यहां पर अगर किसी भी बच्चे को अभी भी ऐसा लग रहा है कि सर जो बोल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आपसे रिक्वेस्ट है चौथा केस नोट कर लेना यहां पे, केस नंबर 4 पीपीटी रिएक्शंस, उसको पढ़ने के बाद ही इसको पढ़ें तो आपको समझ में जल्दी आएगा। ऐसे करके नोट लिख दो ताकि जब रिवीजन भी करोगे ना तब भी आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्या बोला मैंने, दोबारा बताओ नोट में, केस नंबर 4 पीपीटी रिएक्शन, इसको पढ़ने के बाद ही इसे पढ़ें, ठीक है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये आपको समझ में नहीं आएगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपके हो गया BaCl3 का, BaCl2 से रिएक्शन, सॉरी। अगला टेस्ट विद
लेड नाइट्रेट और लेड एसीटेट। क्या बोला जाता है? टेस्ट विद लेड नाइट्रेट और लेड एसीटेट। अब देखो इधर, यहां पर अगर हम बात करें किसकी, कार्बोनेट की, तो ये कार्बोनेट था, ये कार्बोनेट था, तो कार्बोनेट से रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा, जल्दी बताओ, किसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम? PbCO3 व्हाइट पीपीटी। क्या बोला? PbCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाइए। PbCO3 व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब ये व्हाइट पीपीटी जो है वो सॉल्युबल किस किस में है वो आपको समझना पड़ेगा। देखो इधर, सॉल्युबल इन, अगर हम बात करें सॉल्युबल इन तो सोचो क्या होगा, सॉल्युबल इन व्हाइट पीपीटी। डाइल्यूट HCl, जैसे अभी BaCO3 में लिखा डाइल्यूट HCl, तो क्या डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल होगा? क्या सोचते हैं जरा। अगर आप डाइल्यूट HCl लोगे तो वैसे तोड़ देगा, स्ट्रॉन्गर है। अगर वो इसे तोड़ देगा तो बनाएगा क्या वो? PbCl2। और अगर वो PbCl2 बनाएगा तो PbCl2 इनसॉल्युबल होता है। PbCl2 इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, तो वो टेस्ट नहीं लगाएगा। क्लियर? तो यानी कि वो सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये PbCl2 बनने की वजह से BCO3 सॉल्युबल नहीं होगा किसमें? HCl में। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? PbCO3 इनसॉल्युबल होगा इन डाइल्यूट HCl, क्योंकि जब डाइल्यूट HCl लोगे तो वो तोड़ देगा, लेकिन बनेगा प्रोडक्ट PbCl2 जो खुद इनसॉल्युबल है। तो यानी HCl में सॉल्युबल नहीं हो सकता ये। सॉल्युबल इन HNO3 आया ना? यस। तो ये सॉल्युबल हो जाएगा HNO3 में, क्योंकि रिएक्ट करेगा इससे तो तोड़ देगा, तोड़ेगा तो बनेगा लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल होता है, क्यों? क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, सारे नाइट्रेट सॉल्युबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में देखो आप तोड़ देगा इसको, हाँ, बनाएगा लेड एसीटेट। और अभी अभी मैंने बोला लेड वाला सॉल्युबल होता है एसीटेट, तो ये इसमें भी सॉल्युबल हो जाएगा। एक लाइन अलग से आएगी और वो आएगा एक्सिस ऑफ NaOH। अभी एक्सिस ऑफ NaOH में भी सॉल्युबल है, तो अभी एक्सिस ऑफ NaOH में क्यों सॉल्युबल है वो देखते हैं। जब आप PbCO3 लोगे और उसकी रिएक्शन कराओगे NaOH से, तो ये NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे तोड़ देगा। तोड़ने के बाद ये बनाएगा PbOH होल ट्वाइस प्लस Na2CO3, और ये PbOH होल ट्वाइस जो होगा वो क्या होगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या होगा? व्हाइट पीपीटी। अब खास बात ये है कि ये जो व्हाइट पीपीटी होगा, ये आपका PbOH होल ट्वाइस व्हाइट पीपीटी, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो होगा वो इस एक्सिस ऑफ NaOH से रिएक्ट करेगा। आपने एक्सिस में लिया हुआ है ना, तो यानी कि जो NaOH होगा वो इससे रिएक्ट करके ये बनाया होगा, फिर बचा हुआ होगा NaOH। अब ये NaOH क्या है? बेसिक। ये NaOH क्या है? बेसिक। ये NaOH क्या है? बेसिक। ये NaOH बेसिक है, और ये NaOH अगर बेसिक है तो ये एम्फोटेरिक है। ये NaOH बेसिक है और ये क्या है? एम्फोटेरिक। अब आप दिमाग की बत्ती चलाओ, अगर ये एम्फोटेरिक है तो ये इससे रिएक्ट करके क्या करेगा? इसको सॉल्युबल, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये आप ओवरऑल रिएक्शन करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। देखो मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, प्लीज हम यहां पर बैलेंसिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि बैलेंसिंग करते करते रिएक्शन बहुत हैवी हो जाती है फिर हमारे लिए। तो हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे कि ये सॉल्युबल हो जाएगा, दैट्स इट। तो ये PbCO3 से NaOH से रिएक्ट किया, रिएक्ट करके बनाया ये वाला कंपाउंड प्लस Na2CO3। ये कंपाउंड होता है सॉल्युबल। ये जो कंपाउंड बना ये क्या है? सॉल्युबल। ये कंपाउंड जो है सॉल्युबल होने की वजह से ये सॉल्युबल हुआ है, और इसका नाम क्या होता है अभी बताता हूं। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो। अब आप तो ये एक्सिस ऑफ NaOH में क्यों सॉल्युबल हुआ, ये फील आई कि नहीं आई? ये एक्सिस ऑफ NaOH में सॉल्युबल हुआ, ये फील आई कि नहीं आई? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि PbCO3 एक्सिस ऑफ NaOH में सॉल्युबल हो जाता है, क्यों? तो आप बोलोगे क्योंकि वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे भी लिख सकते हो आप,
इसका प्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं ना, Na2 PbO2 2H2O। कभी भी देखो आप चाहो तो यहां से आप देखो 2 वाटर निकाल दिया आपने, 2 वाटर निकाल दिया यानी 2H2 आ गया। इसका जो नाम होगा वो सोडियम प्लम्बेट होगा, सोडियम मेटा प्लम्बेट। वाटर निकल गया ना तो नाम हो जाएगा मेटा और इसका नाम होता है सोडियम प्लम्बेट। ये होता है सोडियम प्लम्बेट और ये होता है सोडियम मेटा प्लम्बेट। ये होता है सोडियम प्लम्बेट और वो होता है सोडियम प्लम्बेट और ये सोडियम मेटा प्लम्बेट। तो यानी कि ये कंपाउंड लिखो या ये लिखो एक ही बात होगी। आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो ये लिखवाया था, उसने बोला है ये वाला, तो दोनों एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका। अब यहां पर एक डाउट आएगा आपको कि यार ऐसे कौन कौन से सॉल्ट होंगे जो सारे सॉल्युबल हो जाएंगे किसमें, एक्सिस ऑफ NaOH में। तो उसका भी अपने पास एक की पॉइंट है, देखो all the possible oxides and hydroxides are amphoteric in nature। क्या बोला सर दादा? all the possible oxides and hydroxides are amphoteric in nature, यानी कि सारे के सारे जितने भी इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होंगे सब एम्फोटेरिक होंगे। जितने भी एम्फोटेरिक होते हैं वो सब बेस में सॉल्युबल हो जाएंगे भाई, क्योंकि सॉल्ट बन जाएगा एसिड बेस रिएक्शन करके। तो यहां लिख देता हूं मैं डायरेक्ट ही कि सॉल्युबल इन एक्सिस ऑफ NaOH। तो लेड का पीपीटी आया सॉल्युबल इन एक्सिस ऑफ NaOH, इसका पीपीटी आया सॉल्युबल इन एक्सिस ऑफ NaOH, सॉल्युबल सॉल्युबल सॉल्युबल। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये सॉल्युबल होगा। क्लियर, नोट कर लेना इसको। अगला आएगा टेस्ट विद AgNO3। अगर आप AgNO3 से रिएक्ट करोगे तो देखो आप क्या आएगा, ये आपका कार्बोनेट आ गया। AgNO3 से रिएक्ट करेंगे तो Ag2CO3 आएगा। येलोइश व्हाइट पीपीटी क्या बनेगा, ये येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये येलोइश व्हाइट पीपीटी बन गया। ये पीपीटी किस किस में सॉल्युबल है अब वो जरा देख लेते हैं। पहला, क्या वो HCl में सॉल्युबल होगा ये? तो आंसर है नो, क्योंकि HCl में जैसे डालोगे आप तो AgCl बनेगा और AgCl इनसॉल्युबल होता है पानी में। HNO3 में सॉल्युबल होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि HNO3 से रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट बनेगा, वो तो सॉल्युबल होता है। क्या ये एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है? नो, क्योंकि सिल्वर एसिटेट बनेगा, वो इनसॉल्युबल होता है पानी में, तो नहीं बनेगा। तो सॉल्युबल। अब एक एक्स्ट्रा चीज में ये सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3 एंड अमोनिया सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये भी अमोनिया सॉल्यूशन से रिएक्ट करके, ये अमोनिया सॉल्यूशन को लिखने का तरीका ध्यान रखना यार, NH4OH NH3 प्लस वाटर, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, बैलेंस की मत करना टेंशन, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बैलेंसिंग की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। तो ये आपका कंपाउंड बनता है और ये कंपाउंड जो होता है वो सॉल्युबल होता है। सॉल्युबल होने की वजह से ये सिल्वर के जितने भी पीपीटी हैं वो सब इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, जितने भी पीपीटी हैं वो सब इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। क्लियर सबको? तो ये आपका Ag2CO3 है, इससे रिएक्ट करेगा तो ये बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। आया ना?
सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अब इसकी खास बात क्या होती है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जो है इसको टॉलेंस रिएजेंट भी कहते हो, अगर आपको याद आ रहा है तो। ये हमारे को लैब में बनाना अलाउड नहीं होता, क्योंकि अगर ये थोड़ी देर रखा रहेगा तो ये टूट जाएगा फल्मिनेटिंग सिल्वर में। फल्मिनेटिंग सिल्वर में, और फल्मिनेटिंग सिल्वर ये एक्सप्लोजिव होता है, बूम भक लगे से फूट जाएगा लैब में, तो वहां सीरियस एक्सप्लोजन हो जाता है। उससे बचने के लिए आपको इसको लैब में बनाना अलाउड नहीं होता है, आपको बोलते हैं कि मत बनाना इसको। तो अगर गलती से आपने थोड़ा सा बना भी लिया तो उसमें कहा जा रहा है कि तुरंत आप इसमें एसिड ऐड कर दो, नोट कर लेना, ये तुरंत एसिड ऐड, क्योंकि अगर आप एसिड ऐड कर दोगे तो वो अमोनिया से रिएक्ट कर लेगा, अमोनिया से रिएक्ट कर लेगा तो ये अमोनिया उसमें से हट जाएगा, अमोनिया हट जाएगा तो इक्विलिब्रियम पीछे आ जाएगा तुरंत, क्योंकि ये कम होने लगेगा तो इक्विलिब्रियम इधर आएगा, ये अगर कम हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम इधर आएगा। तो इसका मतलब समझे आप क्या होगा, ये अगर कम हो गया इक्विलिब्रियम इधर आ गया तो ये क्या होगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनना बंद हो जाएगा। तो नोट करके लिखेंगे कि ऑन स्टैंड फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट अलाउड। ऑन स्टैंड इसलिए बोलते हैं कि जहां आप खड़े होकर के टेस्ट कर रहे हो लैब में, वहां पर ये कॉम्प्लेक्स बनाना अलाउड नहीं है, ठीक है, समझ गए बात को। बिकॉज दिस कॉम्प्लेक्स कन्वर्टेड इनटू फल्मिनेटिंग सिल्वर विच इज एक्सप्लोजिव। क्लियर। फॉर रिमूवल ऑफ दिस डिफिकल्टी क्या करेंगे आप, एसिड इज एडेड और सॉल्यूशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, यानी कि सॉल्यूशन को आप तुरंत फेंक दो ताकि रनिंग वाटर में वो बह के निकल जाए, तो फिर आपका एक्सप्लोजन नहीं होगा। क्लियर सबको, ठीक। तो यहां तक आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ये सब आता है एग्जाम में, ठीक। अब यहां एक बात होती है कि एक्सिस ऑफ रिएजेंट अगर यूज करें, नोट करके लिखना, ये एक्सिस ऑफ रिएजेंट, then yellow or brown Ag2 is formed in excess of reagent used, then Ag2 yellow or brown PPT is formed। अगर आपने एक्सेस ले लिया तो फिर आपके पास येलोइश व्हाइट की जगह येलो या ब्राउन मिलेगा। अब अगर मान लो दो ऑप्शन आ गए, एक में येलो है एक में ब्राउन है और सिंगल करेक्ट है, तो फिर ब्राउन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ब्राउन कलर ज्यादा दिखता है, येलोइश नहीं दिखता है, ब्राउन कलर ज्यादा दिखता है, ठीक है। तो ये आपका समाप्त, बाकी नेक्स्ट में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है।